फितना कर एपिसोड 15। रज़िया इस वक्त दल्लाल बुस्सी की इबादतगाह में है। वो इबादतगाह जो खबीस रूहों का मस्कन है और जहाँ पाकीज़ा अरवा दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ कोई गैर मादी वजूद नहीं जा सकता सिवाय उन वजूदों के जिन्हें शैतानी वजूद कहा जा सकता है। ये तो आपके इल्म में है कि मेरा ताल्लुक़ पाकीज़ा अरवा से है और इसीलिए मैं नापाकी की हालत में खुद आपके पास तक नहीं आ सकता। इसलिए मेरा वहाँ जाना मुमकिन नहीं और रज़िया को भी वहाँ से निकाल कर लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन वहाँ आप दाखिल हो सकते हैं और मैं आपके जिस्म में ऐसी क़ुव्वत बेदार कर सकता हूँ दल्लाल बुस्सी का कोई नातीदा और पुरस्कार हमला आपके लिए नुकसानदेह ना हो, वो आपको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। वो इबादतगाह कहाँ है? मैंने हमजाद की बात काट कर पूछा। हगली के किनारे आबादी से कुछ फासले पर, हमजाद ने जवाब दिया। फिर वो कुछ सोच कर बोला, आप वहाँ जा सकते हैं, आपको इस काबिल भी बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर आपको बेइंतहा मोहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं आपको इस बात की ज़मानत तो दे सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी हर तरह ख़तरे से बची रहेगी, लेकिन उसी सूरत में जब आप अपने होश व हवास में रहेंगे और दल्लाल बुस्सी के किसी फरेब का शिकार ना हो जाएं। हकीकी तौर पर मैं आपके जिस्म में इतनी क़ुव्वत पैदा कर सकता हूँ कि आप बैक वक्त कई ताकतवर अफराद का तनहा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यह क़ुव्वत आर्जी होगी। तो फिर देर किस बात की है? मैं अभी और इस वक्त वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले कि दल्लाल बुस्सी रज़िया का दामन असमत तार तार कर दे। मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। आप ठीक सोच रहे हैं, हमजाद कहने लगा। रज़िया को यहाँ से अगवा हुए कम अज़ कम आधा घंटा हो चुका है और ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसे बहरहाल कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे सख्त इंतकाम लूँगा। रज़िया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक़ है। क्या तुम ये पता नहीं लगा सकते कि जो कुछ मैंने सोचा है, मुझे जो कुछ खौफ है, वो सही है या गलत? मैं एकदम जोश में आकर ठंडा होता चला गया। मेरी आंखों ने देखा कि रज़िया दल्लाल बुस्सी के सीने से लगी हुई है और इससे ज़्यादा देखने की ताब मैं न ला सका। हमजाद की आवाज़ में दुख था। मैं जो कुछ मालूम करना चाहता था वो मुझे मालूम हो चुका था, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मैं रज़िया से दस्तबरदार हो जाता, उसे भूल जाता, उसकी मजलूमियत को नज़रअंदाज कर देता या उसे दल्लाल बुस्सी के रहमो करम पर छोड़ देता। ये मेरी इज्जत नफ्स के ख़िलाफ़ था, ये मेरी अना की शिकस्त थी। मेरा खून खौल उठा, मैं बेचैन हो गया और मेरा इज़्तिराब बढ़ता चला गया। मैं आज ही रात बल्कि अभी वहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने हमजाद को अपना फ़ैसला सुना दिया। आप अभी और कुछ देर कबल एक ज़हनी झटके से दो चार हुए हैं। नया जिस्म हासिल करने और उसके साथ मुकम्मल हम आहंगी पैदा करने के बाद ये आपका पहला दिन था। आपको एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एक रात और सब्र कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अगर आप आज ही रात जाना और अभी जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आपको चंद लम्हों में इस काबिल बना दूंगा कि दल्लाल बुस्सी का कोई हमला आप पर कारगर ना हो सके। हमजाद ने कहा। मेरा इस्तिराब अब मसलहत का मुतामिल नहीं हो सकता था, हर चंद के मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ था और इसका अमली तजुर्बा भी मुझे कई बार हो चुका था कि हमजाद के मशवरे हमेशा मेरे ही हक़ में और मफाद में होते हैं। लेकिन हमजाद बहरहाल एक गैर इंसानी वजूद था। वो शायद इंसान के जज्बे, एहसास, उसकी मोहब्बत, उसकी रक़ाबत, उसके हसद, उसके रश्क, उसके अलम, उसकी मुसर्रतों और उन अवामिल का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था जिनसे इंसानी ख़मीर उठा है। इंसान जो जानबूझकर कभी कभी घाटे का सौदा कर भी लेता है, कभी वो सब कुछ समझते बूझते ला इल्म और बेखबर बन जाना चाहता है। और मुझ जैसी तबीयत का इंसान तो कुछ और ही जज्बे रखता था। वो दौर ही ऐसा था, वो दिन ही ऐसे थे जब ख़तरों से खेलने में लुत्फ़ आता था, जब पुरसुकून ज़िंदगी पर मौत का गुमान होता था, जब हर लम्हा एक नया हंगामा करने को जी चाहता था। उस वक्त भी हमजाद के मशवरे ने मुझे कुछ देर के लिए अक़ल की पैरवी की तरग़ीब दी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादातर अक़ल पर दिल को तरजीह दी। दिल जो मेरे लिए अनदेखी तबाहियाँ लाया, दिल जिसने मुझे ज़िल्लत और रुसवाई से हमकिनार किया, दिल जिसकी हर सदा पर मैंने लब्बैक कहा। उस दिल ने मुझसे कहा कि मैं हमजाद का मशवरा कबूल न करूं, सो मैंने ऐसा ही किया। मेरा फ़ैसला अपनी जगह अटल है, ये रात यूं ही नहीं गुजरेगी, मैंने हमजाद से कहा। और फिर चंद ही लम्हों में जैसे मेरे पूरे वजूद को किसी ने रोशनियों में नहला दिया। मैंने अपने पूरे जिस्म में बिजली की सी रौक गुजरती हुई महसूस की। हमजाद मुझसे बगलगीर था और जब वो मुझसे जुदा हुआ तो मैंने अपने जिस्म में एक अजीब सी क़ुव्वत का एहसास किया। फ्लैट का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और उसी तरफ बंद हो गया। मैं बिल्डिंग के ऊपरी जीने पर चढ़ रहा था। मैं उस इबादतगाह के अहाते से बाहर आपका मुंतज़िर रहूँगा। मैं अब आपकी तरफ से मुतमईन हूँ।
لیکن ایک بار پھر آپ کو یہ یقین کرا دوں کہ آپ وہاں داخل ہو کر محتاط رہیں گے اور رضیہ کو وہاں سے نکال کر جلد سے جلد اس عبادت گاہ کی حدود سے باہر لے آئیں گے۔ اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہماری راہ میں حائل ہو سکے۔ حمزات نے چھت پر پہنچ کر کہا۔ شہر ابھی پوری طرح سویا نہیں تھا اور کلکتہ کی راتیں تو ہمیشہ سے جاگتی ہیں۔ حمزات مجھے کافی بلندی تک لے گیا تاکہ لوگوں کی نظریں مجھ پر نہ پڑ سکیں۔ اس نے مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا۔ میرے لیے اب یہ کوئی نیا تجربہ نہ تھا، اب میں کسی قدر اس کا عادی ہو چکا تھا۔ شہر کی عورتیں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ میری سماج سے ہگلی کی پرشور لہروں کی آواز ٹکرائی۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ حمزات نے مجھے نرم ریت پر اتار دیا۔ میرے بائیں طرف دریا بہہ رہا تھا اور دائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت کا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی آمد سے باخبر ہو جائے، لیکن وہ آپ کو عبادت گاہ میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا، حمزات نے بتایا۔ لیکن اگر عبادت گاہ کے دروازے بند ہوئے تو؟ میں نے سوال کیا۔ اس پوری عبادت گاہ میں کوئی دروازہ نہیں، حمزات نے جواب دیا، اور غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں دلال بزجی کی اجازت کے بغیر کسی کے داخل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ وہ ایسی شیطانی قوتوں کا مالک ہے کہ دروازہ نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص یہاں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطانی ارواح اسے اس وقت تک اندر داخل نہیں ہونے دیں گی جب تک خود دلال بزجی کا ایما شامل نہ ہو۔ لیکن آپ کا معاملہ برعکس ہے، وہ آپ کو نہیں روک سکتا، حمزات نے مجھے تسلی دی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی آر نہیں کہ جب میں حمزات سے رخصت ہو کر اس پرسرار عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے پاؤں میں لرزش تھی، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں تنہا کوئی مار کا انجام دینے جا رہا تھا، لیکن میرے دل کو اس امر سے تقویت بھی تھی کہ میری پشت پناہی کے لیے حمزات موجود ہے۔ میں لا علم تھا کہ میں اس پرسرار عبادت گاہ میں پہنچ کر کن حالات سے دوچار ہوں گا۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا تو مجھے اس عمارت کے کھنڈر نما نقوش نظر آئے۔ اس جگہ عجیب سی ویرانی برس رہی تھی، مکمل سکوت اور ویرانی تھی، جیسے وہاں زندگی کے آثار ہی نہ ہوں۔ جیسے جیسے میں اس عمارت سے قریب ہوتا گیا میں نے اپنے وجود پر ایک بوجھ محسوس کیا، لیکن میرے قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ پھر جیسے ہی میں نے ایک نیم شکستہ دیوار عبور کی، ایک بھرپور چیخ نے میرے سارے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ چیخ میرے اعصاب پر بجلی بن کر گری تھی اور میں اپنی بھرپور قوت سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف دوڑا جو مجھ سے اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی، کیونکہ میں اس چیخ کو پہچان چکا تھا۔ رضیہ، میں آ رہا ہوں، میں چیخا، اور جب میں ان کھنڈرات میں داخل ہو گیا تو ایک دم تیز روشنی میں نہا گیا۔ میرے قدم رک گئے، میں مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے پہلے کی کیفیت جیسے میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی، میں جیسے سب کچھ بھول گیا۔ پھر میری سماج سے ایک دلکش مدھم لے ٹکرائی، ایک ایسی لے جو بہت سازوں کی ہم آہنگی کا نتیجہ تھی، جل ترنگ اور ستار کی ملی جلی سی آواز۔ اس لے کے ساتھ ہی وہ جسم حرکت میں آ گئے جو سنگ مرمر کے ایک حوض کے کنارے نیم تراز تھے۔ حوض کے ارد گرد سرخ گلابوں کی مہک حواس کو تسخیر کر رہی تھی۔ نہ جانے میں کب اور کس طرح نرم نرم ہری گھاس پر نیم تراز ہو گیا اور ان قیامتوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نہ جانے کن دنیاؤں میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر 2 گلاب کی پنکھڑیاں محسوس کیں۔ باریک پیرہنوں کی سرسراہٹ کے ساتھ میری وحشتیں بڑھ گئیں۔ مجھے یاد ہے کہ کسی کے نازک ہاتھوں میں ایک سرائی تھی۔ پھر چند لمحے بعد ایک بلوری گلاس میرے ہونٹوں سے لگا تو مجھے اپکائی سی محسوس ہوئی، لیکن میں وہ بڑا ہوا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ میرے اندر آگ سی بھر گئی۔ شراب، میں نے سوچا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ میری کان کی لوئیں گرم ہو رہی تھیں۔ بہتی ہوئی ہواؤں کی ہلکی ہلکی تھپکیوں نے مجھے لذت و سرور کی نئی وادیوں میں گم کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار لذت میں سے آشنا ہوا تھا۔ خواب اور بیداری، بیداری اور خواب، رنگ پھر نہ جانے کہاں بکھر گئے۔ میں نے گھبرا کر دھندلائی دھندلائی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ میں اپنے باغ میں باسی پھول رکھنے کا عادی نہیں ہوں، اب تم اسے لے جا سکتے ہو۔ اس گونجدار بھاری آواز نے مجھے جیسے خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے حوض کے کنارے دلال بزجی اپنے مخصوص لباس میں کھڑا تھا اور اس کے پیروں کے پاس ایک لڑکی کا جسم پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میرا جی چاہا کہ میں دلال بزجی کی گردن دبا دوں۔ انتقام، میرے ذہن میں ایک ہی لفظ گونجا، اور اسی وقت وہ پھر کہنے لگا، میں نے کبھی اپنے مہمانوں کی خاطر میں کمی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے تم ان مسرتوں سے ہمکنار ہوئے ہوگے جن کا کبھی تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ دشمن بنانا بہت آسان ہے،
مگر دوست بہت مشکل سے بنتے ہیں۔ تم نے مجھے بحیثیت دشمن قبول کر لیا تھا، اور دیکھ لو کہ میں نے اپنی دشمنی کا فرض ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیروں پر پڑے ہوئے جسم کو ٹھوکر لگائی۔ لڑکی کا چہرہ میری طرف ہو گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ میرا اندازہ قطعی درست تھا، وہ رضیہ ہی تھی۔ اس نے رضیہ کے جسم پر جس حقارت سے ٹھوکر لگائی تھی، اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، اور میں بغیر سوچے سمجھے اس پر جھپٹ پڑا۔ لیکن نہیں، وہ تو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر کوشش کر لو، اس بار تم میرا جسم چھو سکو، اس نے مجھے چڑھایا، اور میں غصے میں پاگل ہو کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں چاہوں تو اسی طرح تمہیں تھکا تھکا کر مار سکتا ہوں، لیکن میں بے مصرف کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ دلال بزی پھر بولا، میں جا رہا ہوں، مجھے اس عمارت میں ڈھونڈ کر وقت ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں یہاں میری پرچھائیاں بھی نہیں مل سکیں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک طرف بھاگا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے میں دیر نہ کی تھی، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے بے ہوش رضیہ کا خیال آیا، اور میں تیزی سے اس طرف لوٹا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ جگہ نہ بھول جاؤں، لیکن میں نے وہ جگہ ڈھونڈ نکالی۔ اس کا جسم ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے نفس ٹٹولی، دل کی دھڑکن محسوس کی، اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اب میں ان کھنڈرات سے باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ دلال بزی کی طرف سے مجھے فی الحال کسی نئے ہنگامے یا رکاوٹ کی توقع نہیں تھی، اس لیے کہ خود اس نے مجھے رضیہ کو لے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں بجھا بجھا اور تھکا تھکا سا تھا، جیسے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو، جیسے میں اپنی عزت و ناموس کا لاشا خود اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اس عمارت سے باہر نکل رہا ہوں۔ آخر مجھے ہو کیا گیا تھا؟ حمزات نے مجھے وہاں داخل ہونے سے پہلے تنبیہ کی تھی کہ میں محتاط رہوں، لیکن میں محتاط نہ رہ سکا۔ عمارت سے باہر آتے ہی مجھے حمزات کی بے تابانہ آواز سنائی تھی۔ ہاں، میں آ گیا، میں لوٹ آیا، اپنی غیرت کا جنازہ اٹھائے ہوئے لوٹ آیا۔ میری آواز بھر آ گئی۔ اس وقت واقعی میرا دل اس قدر اداس تھا کہ اگر کوئی ایسا ہوتا جس کے سینے سے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو سکتا تو اتنا روتا کہ روح کی ساری کثافت آنسوؤں میں بہہ جاتی۔ مگر حمزات تو ایک غیر انسانی وجود تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ میرے ہر دکھ میں شریک تھا۔ وہ بنفس نفیس میرے ساتھ تھا اور میرا ہی سایہ تھا، لیکن اس کے اور میرے درمیان وہ فرق بہرحال تھا جو ایک مادی اور غیر مادی وجود میں لازمی ہے۔ اس رات حمزات مجھے اور رضیہ کو لے کر ذکریہ اسٹریٹ والے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد رضیہ بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بھونچکار ہو کر مجھے دیکھا، اور اس کے منہ سے حیرت و استعجاب کے سبب چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کچھ دیر وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے حمزات کے ذریعے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے اس سے وہ باتیں دریافت کیں جو اس کے لیے سہانے روح تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنا بچہ یاد آ رہا ہے، مجھے میرا بچہ لا دو، گھبراؤ مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم میری امان میں ہو، اور اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، چند مصلحتوں کے سبب میں تمہیں اور تمہارے بچے کو لے کر فوراً اپنی دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ ہمیں کچھ دن یہیں تمہاری دنیا میں گزارنے ہیں، اور مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم صبر سے کام لو گی۔ صبر؟ وہ بڑبڑائی، میں نے اب تک بہت صبر کیا ہے، مگر اب میری قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے تمہاری خاطر کتنے صبر آزمات دن گزارے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان واقعات کو بیان کرنے لگی جب وہ مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ رضیہ کی بہت طویل کہانی سن کر میں خاموش ہو گیا۔ سو جاؤ رضیہ، تم کافی تھکی ہوئی ہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس طرح غافل ہو گئی جیسے اب اس کی منزل مل چکی ہو، اسے اپنے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، جیسے اسے تحفظ مل چکا ہو۔ شاید اس احساس نے اسے نیند کی پرسکون آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ میں رضیہ کو بے سبب سلانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں حمزات سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں دلال بزی کی طرف سے فکر مند تھا۔ دلال بزی سے انتقام لینے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے دلال بزی کی پراسرار قوتوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کرنا تھیں کہ اسے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم دلال بزی کی پراسرار قوتوں کے سامنے کمزور تو نہیں پڑ جاؤ گے؟ حمزات کو طلب کر کے میں نے پہلا سوال کیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت سی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی قوتیں ناقابل شکست نہیں ہیں۔ حمزات نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔
फिर चंद लम्हे रुक कर वो कहने लगा, हाँ, इसके लिए सिर्फ एक बार ज़रूरी है कि वो अपनी पुरस्कार इबादतगाह से बाहर हो। यानी इसका मतलब यह है कि जब तक वो अपनी इबादतगाह के हुदूद में रहेगा तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, तकरीबन ऐसा ही है, हमजाद ने जवाब दिया। ये मुमकिन नहीं कि वो हमेशा वहीं छुपा रहे। वो नुमाइश पसंद शख्स है और इस शहर के आला तबके में बड़ी राह रस्म रखता है। अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों के ज़रिए लोगों के जहनों पर छाया हुआ है। वो छुप कर नहीं बैठ सकता। हंगामा उसकी सरिश्त में दाखिल है। ठीक है, मैं उस चूहे का उसके बिल से निकलते तक इंतज़ार करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले उसे भी अपनी तरह रूहानी अजियत में मुब्तला करना चाहता हूं। वो भी जान ले कि उसने किसे छेड़ा है। आपने इस ज़मीन में जो सोचा है वो ठीक है, लेकिन दल्लाल बुज़्जी उन लोगों में से है जिनका कोई जज्बाती ताल्लुक किसी से नहीं होता। हमजाद की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता हुआ महसूस हुआ। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने हमजाद को फिर मुखातिब किया। आजकल वो किसी न किसी नए शिकार को फांसने के लिए यकीनन सोच रहा होगा। अगर उसका शिकार उससे छीन लिया जाए तो? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसके बारे में मालूम करना होगा। तो फिर मालूम करो कि वो कौन है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि दल्लाल बुज़्जी के इल्म में ये बात आ जाए कि उसके शिकार पर हाथ डालने वाला कौन है। मैंने तेज़ सांसों के दरमियान कहा, क्योंकि मेरा जोश बढ़ता जा रहा था। हमजाद ने आंखें बंद कर लीं और मैं समझ गया कि वो मेरे लिए मालूमात हासिल कर रहा है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और बुड़बुड़ाया, सरोजनी, राय बहादुर जसवंत लाल की नौजवान और हसीन लड़की। लेकिन वो फिर किसी सोच में खो गया। मैंने दानिस्ता दखल अंदाजी मुनासिब न समझी। चंद लम्हे बाद वो खुद ही बोला, अगर आपने आज ही रात उसे उठवा लिया तो कोई बात नहीं बनेगी। आपको वो मकसद हासिल ही ना होगा जो आप चाहते हैं। इसके लिए आपको कल रात तक इंतज़ार करना होगा। उसके बाद हमजाद ने मुझे आइंदा रात की तफसीलात से आगाह किया। मैं पूरी तरह मुतमईन होकर सो गया। फ़िलहाल दल्लाल बुज़्जी से इंतकाम लेने के लिए यह बेहतरीन मौका था। सुबह उठकर हमजाद के मशवरे पर मैं सबसे पहले उन हकीम साहिब से मिला जिनके फ्लैट में क़याम पजीर था। पगड़ी उन पर पहले ही से वाजिब थी। सिर्फ उन महीने के किराए का मसला था जिनमें मैं कलकत्ते से गायब रहा था। हकीम साहिब ने पहले तो बहुत लानतरानी की और पगड़ी वापस देकर फ्लैट खाली करने को कहा, लेकिन जब उनके कानों से रुपयों की खनक टकराई तो वो इस तरह बैठते चले गए जैसे बताशे पर पानी डाल दिया गया हो। वो पूरा दिन मैंने रज़िया की दिलजोई में गुजारा और उसे बहुत तसल्ली थी। उसी दिन मैंने एक कीमती गाड़ी खरीदी और साथ ही एक ड्राइवर का इंतज़ाम भी कर दिया जो मेरे मंसूबे में शामिल था। उस ज़माने में किसी के पास कार होना बड़ी बात थी। सिर्फ नवाबजादे, रईसजादे या अंग्रेज़ आला हुक्काम तक ये सवारी महदूद थी। अब मुझे अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ एक रियासत के रईसजादे ही की हैसियत से करना था और ये सब कुछ हमजाद के मशवरे पर हुआ था। शाम के 7:30 बजे के करीब मैं फ्लैट से उतरकर कार में आ बैठा और रहमत खान फ़ौरन मुस्तैद हो गया। मेरे गले में हीरे जवाहरात के हार थे और मेरी उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। ग्रैंड होटल, मैंने रहमत खान से कहा और कार रवाना हो गई। ज़िक्रिया स्ट्रीट से कार मुड़ी तो मैंने एहतियातन शेरवानी की पिछली जेब में हाथ डालकर वो दावतनामा एक बार फिर देखा जो हमजाद ने मुझे दिया था। उस पर हिज हाइनेस नवाब दिलावर जंग बहादुर अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि ये कौन हस्ती हैं। हमजाद ने सिर्फ इतना बताया था कि मैं जिस दावत में शरीक होने जा रहा हूँ वहाँ दाखिले के लिए दावतनामा ज़रूरी है। उसने ऐसे इंतज़ामात कर दिए हैं कि उस दावत में हिज हाइनेस नवाब दिलावर जंग बहादुर शरीक ना हो सकेंगे। मैं एक तीर से दो शिकार करने की फ़िक्र में था। हमजाद से मुझे रात को जो मालूमात हासिल हुई थीं उन्हीं की रोशनी में यह तमाम मंसूबा बनाया गया था। हमजाद की इत्तलात के मुताबिक कलकत्ते के सबसे बड़े और आलीशान होटल में आज एक अहम तकरीब थी। बंगाल से आए हुए चंद आला सरकारी अफसरान, राय बहादुर जसवंत लाल की हसीन लड़की सरोजनी भी अपने बाप के हमराह उस महफिल को जीनत बख्श रही थी। वो सरोजनी जिसके लिए दल्लाल बुज़्जी ने तमाम प्रोग्राम पहले से तय कर लिया था, उसे वो इसी महफिल से गायब कराने वाला था। एक तो इस तकरीब के सबब मुझे ये मौका मिल गया था कि दल्लाल बुज़्जी से उसकी पुरसार इबादतगाह से बाहर निमट सकूं और उसे बरसरे महफिल रुसवा कर सकूं। उसके पुरस्कार उलूम को लोगों की नज़र में हकीर साबित कर दूं। दूसरे, उसके शिकार सरोजनी को ले उड़ूं और वो तिलमिलाता रह जाए। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे ठीक 7:30 बजे ड्राइवर रहमत खान ने होटल के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कार रोक कर वो अपनी नशिस्त से उतरा और मेरे लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैं नहायत सुकून और इत्मीनान से उतरा और होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे देखकर दरवाजे पर खड़े हुए 3 अफराद आगे बढ़े।
और उन्होंने नहायत मुअत्तब लहजे में मुझसे दावतनामा तलब किया। वो तीनों ही हिंदुस्तानी थे। दावतनामे पर नज़र पड़ते ही उनकी एड़ियां बज उठीं। उन तीनों ही ने मुझे सैल्यूट किया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो नवाब दिलावर जंग की सूरत से आशना नहीं होंगे, मगर उन्होंने उसका नाम ज़रूर सुना था, वरना वो इस कदर एहतराम के साथ इस्तकबाल ना करते। उनमें से एक मेरी रहनुमाई के लिए साथ हो लिया। बहुत जल्द मुझे उस हॉल तक पहुंचा दिया जहां मेहमान जमा थे। हॉल में दाखिल होते ही मेरा माथा ठिनका। प्रोग्राम के मुताबिक उस वक्त हॉल के स्टेज पर दलाल बुस्सी को होना चाहिए था। मैंने हॉल के दरवाजे में दाखिल होते हुए पॉकेट वॉच निकाली। 7:30 बज चुके थे। मेरी रहनुमाई करने वाला अफसर वापस हो गया और अब दो नौजवान जो नशिस्तों के दरमियान टहल रहे थे मेरी तरफ बढ़े। ज़्यादातर नशिस्तें पुर हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नशिस्तें अब भी खाली थीं। उन दोनों ने मेरा पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया और एक खाली नशिस्त तक मुझे पहुंचाकर वापस हो गए। मैंने अपने दाएं हाथ में किसी हाथ का दबाव महसूस किया। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेरे बराबर दाएं नशिस्त पर बैठने वाला शख्स अमीनुल्लाह होगा। जिल्ले रहमान, मुझे तुमसे नहायत अहम और ज़रूरी बात करनी है। मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर आओ। उसने मेरी तरफ झुकते हुए इतने मध्यम लहजे में सरगोशी की कि सिर्फ उसकी बात मैं ही सुन सकूं। उस शख्स के सबब एक बार मैं सख्त उलझन में और परेशानी का शिकार हो चुका था। इसीलिए मेरे दिल में आया कि उसे फिर पहचानने से इनकार कर दूं या सख्ती से झड़क दूं। लेकिन इस वक्त सूरत ऐसी थी कि मैं खुद हर तरह गैर महफूज सा था, और पहचान लिए जाने के बाद तो मैं और भी गैर महफूज हो सकता था। मेरे लिए कोई भी हंगामा खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने बेहतरी इसी में समझी कि उसकी हिदायत पर अमल करूं। मैं उसकी नशिश छोड़ने के चंद लम्हे बाद उठकर खड़ा हुआ। हॉल से बाहर निकलकर वो एक नीम तारीख सी राहदारी में पहुंचकर रुक गया, जो इस वक्त सुनसान थी। तुम उसी फ्लैट में क़याम पजीर हो जहां पहले थे। तुम में फ़र्क बस इतना हुआ है कि तुमने बेसाखियों का सहारा छोड़ दिया है, लेकिन ये बहुत मामूली फ़र्क है। बाद में मैंने गौर किया तो खुद इस नतीजे पर पहुंच गया कि तुमने अपनी टांग का इलाज करा लिया होगा। अमीनुल्लाह कहे जा रहा था और मैं लाजवाब सा बिल्कुल किसी मुजरिम की तरह उसके रूबरू खड़ा था। अब्दुर्रहमान तुमसे मिलना चाहते हैं और इस वक्त तक वो तुम्हारे फ्लैट तक पहुंच चुके होंगे। तुम्हारा इस तकरीब में शिरकत करना यूं भी ख़तरनाक है। इन तमाम बातों पर मैंने चंद ही लम्हों में तेज़ी के साथ गौर किया और उसे मुखातिब करके कहा, अमीनुल्लाह, मैं वाकई एकदम तुम्हें नहीं पहचान पाया था, इसलिए मैंने तुमसे अपनी शख्सियत छुपाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। मेरी नज़र स्टेज पर पड़ी। दलाल बुस्सी अपने मखसूस लिबास में स्टेज पर मौजूद था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं वक्त पर आ गया हूँ। उम्मीद है कि आपको इंतज़ार की जहमत नहीं उठानी पड़ी होगी। दलाल बुस्सी ने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम्हें 7 बजे आना था और अब 8 बज रहे हैं। कोई झुंझुला कर बोला, आप अपनी घड़ी फिर देखिए, इस वक्त 7 ही बज रहे होंगे। लोगों ने अपनी घड़ियां देखीं। उनके चेहरों पर हैरत के आसार थे। मैंने भी अपनी वॉच निकाली और यह देखकर हैरान रह गया। उसमें वाकई 7 बज रहे थे। चंद ही लम्हे बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दलाल बुस्सी ने अपना पहला करतब दिखा दिया था। अब दलाल बुस्सी किसी नए करतब के लिए तैयारियां कर रहा था। उसके हाथ में अब एक तेज चमकती हुई तलवार थी। मुझ समेत हॉल में मौजूद तमाम लोग बुरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थे। ऐन उसी वक्त में अपनी नशिश से उछल पड़ा। वो एक तेज धमाके की आवाज़ थी। मैंने इससे पहले सिर्फ इतना महसूस किया था कि मेरी नशिश के बराबर में बैठे हुए अमीनुल्लाह ने अपने ढीले ढाले लिबास में से कोई चीज़ निकाली थी, जिस पर मैंने कोई तवज्जो ना दी थी। फिर अमीनुल्लाह ने अचानक अपनी नशिश से उठकर वो चीज़ पहले सफ़ की तरफ उछाल दी थी, जहाँ गवर्नर और उसके मेहमान बैठे थे। वो गालिबन कोई ख़तरनाक आतिशगीर मारता था। अगली नशिस्तों पर बैठे हुए लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए। हॉल में एकदम हंगामा मच गया। अफरा तफरी और भाग दौड़ शुरू हो गई। उसी वक्त किसी ने चीख कर कहा, हॉल के तमाम दरवाजे बंद कर दो, कोई एक शख्स भी बाहर निकल कर नहीं जाएगा। चीखने वाले का ताल्लुक यकीनन इंतज़ामी अफसरान में से होगा। अब मैं समझ चुका था कि अमीनुल्लाह क्यों बज़िद था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसकी नज़र में अब तक मैं ही उसका एक साथी था और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ साथ मैं भी यहाँ फंस कर रह जाऊँ। उसके बाद फिर तलाशियाँ शुरू हो गईं। अफसरान के अलावा तमाम मुअज़्ज़िज़ हमवतनों को यहाँ से बग़ैर किसी रोक टोक के जाने की इजाज़त थी। अगली सफ़ के इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में अफसरान मुस्तैद खड़े थे और उस सफ़ के पीछे वाली 2 सफ़ों को भी उन्होंने खाली करा लिया था। हॉल के तमाम दरवाजे अभी तक बदस्तूर बंद थे और सदर दरवाजे पर मुसल्लह पहरेदारों का हुजूम था, जिनमें अक्सरियत अंग्रेज़ों की थी। एकदम मैं उछल पड़ा। मेरी आंखों ने ऐसा ही एक मंजर देखा था। स्टेज पर उस वक्त दलाल बुस्सी और उसके चेले नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे चौंकने का सबब यह नहीं था
बल्कि मैंने उन लोगों के हमरा अमीन उल्लाह को भी देखा था, जिसे उन लोगों ने बुरी तरह जकड़ रखा था। ये स्टेज के पिछले दरवाजों से भागने की कोशिश में था, मगर मैंने इसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। दल्लाल बुज्जी की आवाज़ हॉल में गूंजी और इस आवाज़ के साथ ही कई अंग्रेज अफसरान स्टेज की तरफ लपके। मेरी पुरस्कार कुव्वतें कहती हैं कि गवर्नर और उनके मेहमानों का कातिल यही है। दल्लाल बुज्जी की आवाज़ फिर सुनाई थी। यही है, यही है। हॉल में मौजूद लोगों में से कई अफराद चीखने लगे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वही लोग थे जिन्होंने अमीनुल्लाह को दस्ती बम फेंकते देख लिया था। अमीनुल्लाह ने फरार होने के लिए यकीनन जहानत का सबूत दिया था, लेकिन दल्लाल बुज्जी आड़े आ गया। कातिल ने तन्हा यह कारनामा अंजाम नहीं दिया। यहाँ इसी हॉल में इसका एक साथी और मौजूद है। दल्लाल बुज्जी की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आवाज़ के साथ ही तमाम हॉल में सन्नाटा छा गया। अब खामोश रहने का वक्त गुजर गया था। मुझे अपने फौरी बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। मैं समझ चुका था कि दलाल बुज्जी मुझे फंसवाने के चक्कर में है। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए हमजाद को तलब कर लिया और उसी वक्त दलाल बुज्जी चीखा, उसका साथी वो रहा। उसकी उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी, लेकिन इतने लोगों के हुजूम में एकदम पहचान लिया जाना नामुमकिन था। वो अभी सीढ़ियां उतरकर एक ही कदम चला होगा कि तमाम हॉल अचानक तारीकी में डूब गया। दौड़ो, पकड़ो, भागो, खबरदार कोई हॉल से बाहर ना निकले। निकल चलिए। हमजाद की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। अंधेरे में लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे। चीखो पुकार, भाग दौड़, शोर हंगामा। मैं बहुत जल्द हॉल से निकलकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। ये देखकर दंग रह गया कि इस छोटी सी गली में मेरी कार पहले से मौजूद थी। मेरा ड्राइवर रहमत खान स्टीयरिंग पर मुस्तैद बैठा था। मैंने बगैर कुछ कहे सुने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठते ही कहने लगा, चलो। गाड़ी रवाना हो गई। एक लंबा चक्कर काटकर वो दोबारा ग्रैंड होटल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरी। मैंने कनखियों से देखा। होटल के दरवाजे मुसल्ला पुलिस फोर्स से भरे हुए थे। कार अब धर्मतल्ले को पीछे छोड़ती हुई लोयर जीत रोड पर दौड़ रही थी। फिर किसी लड़की के कर्राने की आवाज़ आई, जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने एकदम मुड़कर पीछे देखा और देखता ही रह गया। कार की पिछली सीट पर एक क़यामत थी। मैं उसे देखकर चकरा गया। आखिर वो कौन थी और मेरी कार में किस तरह आ गई? रहमत खान लड़की की कार में मौजूदगी से उसी तरह लाताल्लुक़ था। उसे उस लड़की के बारे में कोई खबर ही ना थी। मेरे लिए ये उलझा देने वाली बात थी। लड़की गालिबन बेहोश या नीम बेहोश थी। उस लड़की को लेकर बहरहाल मुझे अपने फ्लैट पर ही जाना था। वहाँ रज़िया मौजूद थी। वो मेरे हमरा किसी दूसरी लड़की का वजूद किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी? मेरी उलझन का अलग सबब यह भी था, और ये सबब ऐसा था जिसका बज़ाहिर कोई हल फ़िलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर के जाते ही मैंने हमजाद को तलब किया। ये सब क्या तमाशा है? मैंने हमजाद के आते ही सवाल किया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमजाद के लहजे में हैरत थी। ये लड़की कौन है और मेरी कार में कहाँ से आ गई? मैंने दोबारा सवाल किया। आपने दल्लाल बुज्जी से इंतकाम लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया? हमजाद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और फिर एक लम्हे को रुक कर खुद ही बोला, ये सरोजनी है, राय बहादुर जसवंत लाल की लड़की और दल्लाल बुज्जी की महबूबा। सरोजनी? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। लेकिन ये किस तरह हो गया? यहाँ इस हालत में आपका ज़्यादा देर खड़ा रहना ख़तरनाक भी हो सकता है। आप ऊपर अपने फ्लैट में चलिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसके बाद आप मुझसे जो कुछ दरियाफ्त करेंगे वो आपको तफसील से बता दूंगा। लेकिन फ्लैट में रज़िया भी होगी? इसका इंतज़ाम हो चुका है, हमजाद ने मेरी बात काट कर कहा। यानी? मैंने हमजाद को सवालिया नज़रों से देखा। वो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। हमजाद से ये फ़िक्रा सुनकर मैं तेज़ी से जीना चढ़ने लगा। फ्लैट का दरवाज़ा मैं बाहर से लगा कर गया था, ये जानने के बावजूद भी कि रज़िया सुबह से पहले बेदार नहीं होगी। मैंने निहायत एहतियात से फ्लैट का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरे फ्लैट में दाखिल होते ही हमजाद भी दाखिल हो गया। फ्लैट में अंधेरा था। मैंने निहायत एहतियात से अंदर से दरवाज़ा बंद करके हमजाद को लालटेन रोशन करने के लिए कहा। चंद ही लम्हों बाद वो कमरा लालटेन की मध्यम रोशनी से जैसे बेदार हो गया। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। रज़िया अंदरूनी कमरे में थी। हमजाद ने सरोजनी को बैरूनी कमरे में ही मसहरी पर डाल दिया था। वो अब तक बेहोश थी। हाँ, अब जाओ, मैंने आराम कुर्सी पर नीम तराज होते हुए कहा। लेकिन एक बात अभी तक तफसील तलब है, वो ये कि दल्लाल बुज्जी इस बात से आगाह है या नहीं कि मैंने उसका शिकार उससे छीन लिया है। मैंने कुछ सोचकर हमजाद को मुखातिब किया। ये तो आपके इल्म में ही है कि दल्लाल बुज्जी वहाँ आपकी मौजूदगी के बारे में बाखबर हो चुका था और आपकी वहाँ मौजूदगी उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है।
ये भी वो जानता था कि उसी तकरीब से वो सरोजनी को अगवा करना चाहता था। आपके वहाँ होने से लाजमी तौर पर उसका माथा ठिनका होगा। इसलिए उसने जब अमीनुल्लाह को गिरफ्तार कराया तो लगे हाथों आपसे जान छुड़ाने के लिए भी उसने एक चाल चली। दल्लाल बुज्जी अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए यह जान चुका था कि आप उसके शिकार पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं। इसीलिए उसने पहले ही आपको रास्ते से हटा देना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। वहां से आपके फरार और सरोजनी की गुमशुदगी के बाद दल्लाल बुज्जी कतई तौर पर यह समझ जाएगा कि सरोजनी को आपने उड़ाया है। तो गोया मैं जीत गया, मैंने उससे अपना इंतकाम ले लिया। मेरी आवाज़ खुशी से कांपने लगी। लेकिन नहीं, अभी कहाँ, अभी तो एक मुहिम बाकी है। मैंने मसेरी पर बेहोश क़यामत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाओ, लेकिन सुनिए, मुझे अभी आपसे कुछ और बात भी। नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने हमजाद की बात काट दी। अच्छा ठहरो, ये बताओ इसे होश कितनी देर बाद आएगा? अब से 10 मिनट बाद ये होश में आ जाएगी। मैंने इतनी ही देर के लिए इसे बेहोश किया था, लेकिन मैं आपसे। बस अब तुम जा सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मोहतात रहने की नसीहतें करोगे। जाओ, जिंदगी हर घड़ी एहतियात का नाम नहीं। ये कहकर मैं लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। दरवाज़ा खोलो। खतरे के एहसास के साथ ही मुझे हमजाद का ख्याल आया, और फिर इसी के साथ ये होश भी कि मैं इस हालत में हमजाद को तलब नहीं कर सकता। जहन में ये ख्याल आते ही मैं तेज़ी से गुसल खाने की तरफ लपका, क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल से मुझे सबका पड़ चुका था। मैं सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार हो चुका था। मैंने गुसल खाने में पहुंचकर अपने जिस्म पर पानी डालने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन जिस वक्त मैं अपने जिस्म पर पानी डाल रहा था, मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और फ्लैट में भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। मैंने जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े पहने, और जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने सरोजनी की कांपती हुई आवाज़ सुनी, वो अंदर गया है, अंदर, इस तरफ। इस आवाज़ के सुनते ही मेरे होश व हवास गुम हो गए। मैं ये भी भूल गया कि सरोजनी भी फ्लैट का दरवाज़ा खोल सकती है, और यकीनन उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला होगा, वरना दरवाज़ा तोड़ने में कुछ तो देर लगती। अगर दरवाज़ा तोड़ा जाता तो मैं उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता। हमजाद, मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली। मैंने दानिस्ता गुसलखाने का दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि भारी कदमों की आवाज़ों से मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि पुलिस काफ़ी तादाद में मेरे फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुकी है, और गुसलखाने के बाहर भी वो लोग मौजूद हैं। वो पूरे फ्लैट में मुझे ढूंढ रहे थे। आप बेफिक्र रहें, वो आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे। आपका हमजाद आप तक पहुंच चुका है। इतना कहते ही हमजाद गायब हो गया। कदमों की आवाज़ें और दूर हो गईं। फिर मैंने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनी। अरे वो निकल गया, पीछा करो, किसी ने फिर चीख कर कहा। मैंने ये महसूस करके कि अब फ्लैट में कोई नहीं, निहायत आहिस्तगी से गुसलखाने का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। तेज़ी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ मैंने रज़िया को छोड़ा था। वो बदस्तूर अभी तक महव ख्वाब थी। वहाँ से मुतमईन होकर मैं बैरूनी कमरे में आ गया। ये देख कर हैरान रह गया कि कमरा खाली था, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ सरोजनी को होना चाहिए था। फिर हमजाद लौट आया। मैं उन्हें बहुत दूर तक दौड़ा आया हूँ। वो इस वक्त मैरी रोड की गलियों में चकराते फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब फौरन निकल चलिए। लेकिन कहाँ? मैंने हमजाद की बात सुनकर सवाल किया। कहीं भी, लेकिन यहाँ रहना अब ख़तरनाक है। वो कुछ देर बाद ही दोबारा यहाँ हल्ला बोल देंगे, क्योंकि वो यहाँ रज़िया को भी देख चुके हैं। हमजाद ने जवाब दिया। क्या यहाँ से फरार होने के लिए रज़िया को होश में लाना ज़रूरी है? मैंने हमजाद से सवाल किया। बिल्कुल। ये कहकर हमजाद अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। रज़िया चंद लम्हों में ही होश में आ गई, और फिर हमजाद के मशवरे पर मैं उसे लेकर इमारत की पिछली गली में पहुंच गया, जहां मेरी कार खड़ी थी। लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आती थी। मैं हिचकिचाने लगा। आप स्टीयरिंग के सामने बैठिए तो सही, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, हमजाद ने कहा। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रज़िया मेरे बराबर अगली नशिस्त पर बैठ गई। वो हैरान हैरान सी मुझे देख रही थी, लेकिन अब तक उसने कोई सवाल नहीं किया था। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद किया, कार का इंजन जाग उठा। मैंने देखा कि हमजाद के हाथ मुतहर्रिक थे। फिर कार एक धचके से आगे बढ़ी। बज़ाहिर स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन दरअसल हमजाद कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुक गई। आप इस होटल में आसानी के साथ एक डबल बेडरूम हासिल कर सकते हैं। रुपए मैं आपकी जेबों में मुंतकिल कर चुका हूँ। मैं दानिस्ता आपको यहाँ कार में लेकर आया हूँ, ताकि आप एक बाहैसियत शख्स मालूम हो। हमजाद ने सरगोशी की। कुछ ही देर बाद मैं होटल के एक आरामदेह कमरे में पहुँच चुका था, और अब मैं चाहता था कि रज़िया जल्दी से फिर सो जाए, मैं हमजाद को तलब करूँ।
लेकिन रज़िया थी कि मुझ पर सवालात की भरमार किए हुए थी। बहरहाल मैंने उसे जल्द ही सुला दिया। मैं बहुत एहतियात से उठकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा ताकि मेरी और हमजाद की गुफ्तगू से उसकी आंख दोबारा न खुल जाए। तुम ये कह रहे थे कि दल्लाल बुज्जी की पुरस्कार इबादतगाह को तबाह कर दिया जाए, मैंने दूसरे कमरे में पहुंचकर आराम कुर्सी पर नीम तराश होते हुए कहा। मैं ये इंतहाई कदम उठाने से पहले ये गौर कर लेना चाहता था कि अगर कोई और सबील निकल सके तो बेहतर है, हमजाद कहने लगा। लेकिन इसकी वजह? तुम इसे इंतहाई कदम क्यों कह रहे हो? क्या अब भी कोई कसर रह गई है? मेरा लहजा सख्त हो गया। क्या तुम इन शैतानी और खबीस रूहों से खौफजदा हो? मैंने हमजाद की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, मैं अपनी तरफ से खौफजदा नहीं हूं। मुझे आपकी फिक्र है। मेरी गैर मौजूदगी में आप कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल नहीं रहूंगा, हमजाद ने बताया। वो मुसीबत तुम्हारी नज़र में क्या हो सकती है? मैंने पूछा। दल्लाल बुज्जी की पुरस्कार इबादतगाह तबाह होने से उसकी पुरस्कार क़ुव्वत बदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहेंगी। हमजाद ने दल्लाल बुज्जी की पुरस्कार इबादतगाह तबाह करने के लिए जाने से पहले मेरे चारों तरफ एक तेज़ चमकीला हिसार कायम कर दिया। मैंने उससे पूछा था, क्या यह हिसार दूसरों को भी नज़र आएगा? तो उसने बताया कि इसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं, लेकिन इस हिसार में कोई भी दीदा और नादीदा वजूद दाखिल होकर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे ये एहतियात रखनी है कि किसी शख्स के इतने करीब ना जाऊं कि वह हिसार की जद में आ जाए। इसलिए यह हिसार मुझे नज़र आता रहेगा। हमजाद के रवाना होते ही मैंने दल्लाल बुज्जी का तसव्वुर किया। चंद लम्हों बाद ही दल्लाल बुज्जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उस चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। उसके चारों तरफ महविशों का हुजूम था। फिर न जाने क्या हुआ कि वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। अशीता! वो चीखा। दूसरे लम्हे एक धुएं का सा गुबार उसके सामने लहराया। उस धुएं ने एक सियाह वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली। दल्लाल बुज्जी ने किसी नामानूस सी जबान में उससे कुछ कहा जो मैं बिल्कुल न समझ पाया। वो अल्फाज सुनते ही वो सियाह वजूद गायब हो गया। अभी चंद लम्हे ही गुजर पाए थे कि मैंने एक अजीब सा शोर और हंगामा सुना, जैसे सैकड़ों खबीस रूहें बैक वक्त चीख पड़ी हों। इस शोर को सुनते ही दल्लाल बुज्जी एक तरफ उछल कर भागा। कुछ देर बाद ही वो एक बड़ी सी बदहैयत मूर्ति के सामने सजदा रेस था। मेरे इर्द गिर्द चमकीला हिसार कायम था और इस सूरत में रज़िया के पास मैं नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने बैरूनी कमरे में ही आराम कुर्सी पर नीम तराश होने को गनीमत जाना। अभी कुछ रात बाकी थी और मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगी थीं। वो एक कर्बनाक चीख ही थी जिसने मेरे तमाम आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने एकदम घबरा कर आंखें खोल दी। मैंने जो कुछ देखा काश वो मैं न देखता। मेरा पहला इश्क, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी महबूबा मेरी कुर्सी के करीब कोयला बनी पड़ी थी। एक ही लम्हे में मैं सब कुछ समझ गया। यकीनन यही हुआ होगा। काश मैं रज़िया को पहले ही मोहतात कर देता। काश मैं उसे रात ही को बेदार करके ये बता देता कि वो मेरे करीब ना आए। उसने जागते ही मुझे अपने करीब ना पाकर मुझे तलाश किया होगा और फिर इस कमरे तक आ गई होगी और फिर उसका जो कुछ अंजाम होना था वो हो गया था। चमकीले हिसार ने रज़िया की ज़िंदगी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी छीन ली थी। रज़िया मेरी ज़िंदगी ही तो थी। वो हिसार जो दुश्मनों के लिए कायम किया गया था, उसने खुद मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। इस हादसे के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रज़िया मुझसे इस तरह बिछड़ जाएगी और यूं अचानक जुदा हो जाएगी। मैं खोया खोया सा कुर्सी से उठा और दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर लोगों का हुजूम था, लेकिन नामालूम क्यों किसी की इतनी जुर्रत नहीं हो रही थी कि कमरे में कदम रख सके। क्या हुआ जनाब? वो चीख कैसी थी? मैं सर झुकाए खामोश खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे। आपकी बेगम खैरियत से तो हैं? उसके सवाल ने जैसे मेरी रूह में नश्तर चुबो दिया। मैं तड़प उठा। मेरे रुखसारों पर आंसू बहने लगे। उसी वक्त शायद किसी की नज़र अंदर कमरे में पड़ी। अरे वो फर्श पर! वो शख्स हकलाया। उसके बाद शायद दूसरे लोगों ने भी उस शख्स की उठी हुई उंगली की सम देखा। इस अरसे में होटल का मैनेजर भी वहां पहुंच चुका था। वो सख्त घबराया हुआ था। उसने आते ही लोगों से दरियाफ्त किया, मैंने सुना है कि इस कमरे से अभी किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई थी। अंदर कमरे में औरत की लाश है। किसी ने सरगोशी की। इतना सुनना था कि मैनेजर वहां से तेजी से रुखसत हो गया। मैं अभी तक उसी तरह कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। अगर उस वक्त मेरे इल्म में आने वाले लम्हों के बारे में कोई तसव्वुर होता तो यकीनन मुझे उस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए था। मेरे होश व हवास मौतल होकर रह गए थे। रज़िया की अचानक मौत ने मुझे सख्त ज़हनी सदमे से दो चार कर दिया था। न जाने मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहता कि एक चेहरे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो चेहरा दल्लाल बुज्जी का था।
دلال بشی 2 باورتی انگریز افسران اور 2 سپاہیوں کے ہمراہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں موقع کی نزاکت بھانپ کیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی ہے، کچھ فاصلے پر ہی دلال بشی نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ایک دیسی پولیس افسر نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھ پر ریوالور تان لیا۔ ایک دیسی افسر اور ایک انگریز افسر میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنے میرے قریب آیا۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھوں سے پستول چھوٹ گئے تھے اور وہ دونوں چیخیں مار کر گر پڑے تھے۔ پھر ان دونوں کے جسم کوئلے میں تبدیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں اپنی فتح پر مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رضیہ کی موت پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے براہ راست دلال بشی کو مخاطب کیا۔ کل رات تم نے اپنا حشر دیکھ لیا۔ مجھ سے ٹکرانے کے عوض تمہیں اپنی پرسرار عبادت گاہ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے براہ راست ٹکراؤ، جھوٹے سہارے اور بہانے تلاش نہ کرو۔ ایک ایک کر کے پولیس کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے کھسک چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے 3 افراد کو کوئلوں کے مجسموں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ میں یہاں اس حال میں رضیہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلا۔ پولیس والے مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور فوراً ادھر ادھر سمٹ گئے۔ میں ہوٹل سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ قریب سے گزرتی ہوئی ایک گھوڑا گاڑی والے کو میں نے آواز دے کر روکا، اور جب وہ رک گئی تو میں رضیہ کی لاش اٹھائے اس میں بیٹھ گیا۔ قبرستان چلو، میں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا۔ گھوڑا گاڑی چل دی اور میں نے دیکھا کہ پولیس کی ایک وین اور ایک جیپ بھی اس گھوڑا گاڑی کے تعاقب میں ہے۔ ہوٹل سے باہر آتے ہوئے لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، اور پولیس لوگوں کو منتشر نہ کر دیتی تو میرے ارد گرد ہجوم لگ جاتا۔ آبادی سے کچھ دور نکل آنے کے بعد اچانک ایک پولیس کار گھوڑا گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں سے کسی نے چیخ کر گھوڑا گاڑی والے سے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ گاڑی والے نے رسیاں کھینچیں اور گاڑی روک دی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو گاڑی سے نیچے اتر آؤ، کوئی پولیس افسر چیخا۔ تم لوگ مجھے روک کر اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اگر میں گاڑی سے نیچے اتر آیا تو یہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ میں نے بھی اسی طرح چیخ کر جواب دیا۔ میرے لہجے میں دھمکی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ میں نے رضیہ کے مردہ جسم کو گھوڑا گاڑی میں ڈالا اور نیچے کود پڑا۔ میرے نیچے آتے ہی ایک وقت کئی دھماکے ہوئے۔ اگر تم اپنی گولیاں اسی طرح ضائع کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے یہاں روک کر غصہ نہ دلاؤ، میں نے تیز آواز میں کہا۔ فائر! گولیوں کی باڑ پھر چلی اور پھر ناکام رہ گئی۔ اچھا تو پھر سنبھلو، اب تک مجھ پر حملے کرتے رہے ہو، اب میرا وار سہو۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے ان کی اٹھی ہوئی بندوقوں کی طرف لپکا۔ ان کا حشر بھی مختلف نہیں ہوا تھا۔ میں اب ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور پھر وہ انگریز افسر جو اپنی کار کے قریب کھڑا ہوا فائر کرنے کا حکم دے رہا تھا میرے حصار کی زد میں آ گیا، اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کوئلہ بن گیا، میرے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے حقارت سے اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور دوسروں کی طرف پڑا۔ مجھے دلال بشی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ غالباً ہوٹل ہی سے لوٹ گیا تھا۔ سارے پولیس والے پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ مجھے وہاں کچھ فاصلے پر دائیں طرف ایک قبرستان کے سے آثار نظر آئے۔ میں نے رضیہ کا جسم پھر اپنے بازو میں اٹھایا اور اس طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں قبرستان میں پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی سوگوار سی ویرانی مسلط تھی۔ کچھ دور مجھے ایک نیم پختہ سا کمرہ نظر آیا جو یقیناً گورکن کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں رضیہ کا جسم اٹھائے اسی طرف چل دیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ہی ایک متوسط عمر کا شخص باہر نکلا، اور مجھے اس طرح ایک لڑکی کی لاش اٹھائے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شک و شبے کے سائے سے لہراتے دکھائی دیے۔ مجھے اس لڑکی کو یہاں دفن کرنا ہے، میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کفن؟ اسے انہی کپڑوں میں دفنانا ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے رضیہ کی لاش ایک پختہ قبر پر رکھی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے روپے بھی ہاتھ میں آ سکے گورکن کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو تمہاری اجرت۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے ساری زندگی ایک میت کے کفن دفن کے اتنے روپے نہیں ملے ہوں گے۔ میں نے روپے اس کی طرف اچھال دیے۔ میں ابھی آیا۔ وہ روپے لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بہت تیزی دکھائی۔ بہت جلد قبر تیار ہو گئی۔ میرے کچھ مزید روپے دینے پر اس نے اپنے ہی پاس سے تختوں کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ جب میں رضیہ کی لاش قبر میں اتار چکا تو میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے آبدیدہ دیکھ کر گورکن تسلی دینے لگا۔ پھر مجھے حمزات کا خیال آیا۔ خدا معلوم وہ کتنے دن کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، میں حمزات کو طلب نہیں کر سکتا تھا، لیکن کم از کم اسے دیکھ تو سکتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔
इस ख्याल के साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने तसव्वुर की क़ुव्वत आजमाने लगा। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। उसका चेहरा मेरे सामने आ गया, मगर अब उसके चेहरे पर इस कदर कर्ब व अज़ियत के आसार नहीं थे। मैं जानता हूँ आप मुझे देख रहे हैं और मेरी तरफ से फ़िक्रमंद हैं। आपको ये सुनकर शायद खुशी हो कि मैं आज रात तक ठीक हो जाऊँगा। हमजाद के होंठों को हरकत हुई। मेरी गैर मौजूदगी में आप पर जो गुजरी है मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके बारे में जान सकता था, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने आंखें खोल दी। मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका था। वो सारा दिन मैंने वहीं कब्रिस्तान में पड़े पड़े गुजार दिया। मैं हमजाद के आने से पहले कब्रिस्तान से जाना नहीं चाहता था, और मैं चाहता भी तो कहाँ जाता। हमजाद के बगैर कदम कदम पर मेरे लिए दुश्वारियाँ और मुसीबतें खड़ी हो सकती थीं। मुझे रह रह कर दल्लाल बुस्सी पर गुस्सा आ रहा था। ना उससे टकराव होता, ना मुझे हिसार खींचने की ज़रूरत पेश आती, और ना उस कातिल हिसार का शिकार रज़िया को होना पड़ता। गोया मेरी नज़र में एक तरह से रज़िया का कातिल दल्लाल बुस्सी ही था। मुझे उससे भरपूर इंतकाम लेने के लिए हमजाद का बेचैनी से इंतज़ार था। मैं एहतियात से कब्रों के दरमियान से गुजरता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। फिर मैंने अपने करीब हमजाद का साया महसूस किया। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, हमजाद ने जवाब दिया। सबसे पहले मेरे लिए खुराक का इंतज़ाम करो, मुझे सख्त भूख महसूस हो रही है। चंद लम्हों के बाद ही मेरे सामने बेहतरीन खाना आ गया था। मैंने खूब सेर होकर खाना खाया और खाने से फरागत पाते ही हमजाद को मुखातिब किया। मालूम करो कि इस वक्त दल्लाल बुस्सी कहाँ है। मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ, वो टाईगंज वाली हवेली में है, हमजाद ने फ़ौरन जवाब दिया। कुछ देर और सब्र कीजिए, क्योंकि आपके खौफ से दल्लाल बुस्सी खुद एक हिसार में कैद होकर बैठा है। उसके हिसार में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके गिर्द ये हिसार कायम रहे। इसकी मौजूदगी में उसका हिसार बेकार हो जाएगा, हमजाद ने मुझे समझाया। मुश्किल से 1 मिनट गुजरा होगा। हमजाद मुझे टाईगंज लेकर आ गया। वो सीधा दल्लाल बुस्सी की हवेली में उतरा था, जिसके एक कमरे में मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। मैं हमजाद के हमरा उस हवेली के आंगन में था। वो उस तरफ है, हमजाद ने उधर इशारा किया जहां रोशनी नज़र आ रही थी। मैं हमजाद के साथ उधर ही बढ़ने लगा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमजाद के एक इशारे ने दरवाजे के 2 टुकड़े कर दिए। सामने ही मुझे दरवाजे की पुष्ट किए दल्लाल बुस्सी नज़र आ गया। उसके चारों तरफ सियाह बिल्लियां हल्का बनाए बैठी थीं। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर मैंने उसके जिस्म में जुम्बिश महसूस की थी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा था। दल्लाल बुस्सी, इधर देखो, तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच चुकी है। अभी मेरे फ़िक्रे की गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि वो अचानक पलटा, और इसी के साथ कमरा तेज़ किस्म की गुर्राहटों से भर गया। उन तमाम बिल्लियों ने बैक वक्त मुझ पर हमला कर दिया था, जो उसके इर्द गिर्द हल्का बनाए बैठी थीं। लेकिन जैसे ही वो मेरे हिसार में दाखिल हुई, उनके गलों से अजीब व गरीब दहशतनाक आवाज़ें निकलीं और उनके जिस्म कोयला बन गए। अचानक ही दल्लाल बुस्सी अपनी जगह से उठा और मुझसे कुछ फासले पर सजदा रेस हो गया। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, मैं तुम्हारी अजमत को सजदा करता हूँ। तुम जीत गए दल्लाल बुस्सी, तुमसे हार गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से रज़िया मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम और वफादार रहूँगा। दल्लाल बुस्सी गिड़गिड़ा रहा था। जा, हमने तुझे ज़िंदगी दी, मैंने गुरूर से कहा। मैं तुम्हें आज से अपना गुरु मानता हूँ। गुरुदेव, मुझे अपने पाँव छूने की इजाज़त दो। दल्लाल बुस्सी की आवाज़ में अक़ीदत थी। हमजाद, मेरे अतराफ़ से हिसार हटा लो, मैं इस हक़ीर कीड़े की आरज़ू ज़रूर पूरी करूँगा, मैंने हमजाद को मुखातिब किया। हमजाद मेरे करीब आ गया। उसने अपने एक हाथ को गर्दिश दी। मुझे बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे हमजाद ने उस चमकीले हिसार को किसी रस्सी ही की तरह लपेट लिया हो, और फिर चमक उसके हाथों से गायब हो गई। उसने मेरे पाँव छुए, मेरे पाँव पर अपना सर रखा और एक बार फिर रहम की भीख मांगी, अपनी गलतियों और गुस्ताखियों की माफ़ी भी। हम तुझे माफ़ कर चुके हैं, हर चंद के तू इस काबिल नहीं था। अब हम जाना चाहते हैं, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करूँगा, मैंने आपको अपना गुरु कहा है। दल्लाल बुस्सी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कुछ पसोपेश के बाद उसकी बात मान ली। मुझे यूं भी एक ठिकाने की तलाश थी। उसने अपनी हवेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर उस रात के बाद वो हवेली खुशियों और मुसर्रतों का मरकज़ बन गई। मेरे लिए हर शब हसीन और रंगीन थी। मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में जितना ऐश उन दिनों में किया, तमाम उम्र नहीं किया। अब मैं दल्लाल बुस्सी की सोबत में शराब का आदी भी हो चुका था। दल्लाल बुस्सी ही के तवस्सुत से अब मैं कलकत्ते के आला तबके तक रसाई हासिल कर चुका था। वो सबसे मेरा यही तारुफ कराता था
کہ میں اس کا گرو ہوں۔ لوگ اس سے زیادہ میری عزت کرنے لگے تھے اور میں بھی اب کلکتے کی اعلیٰ سوسائٹی کے لیے ایک لازمی جزو بن چکا تھا۔ میں اپنے ہمزاد کے ذریعے لوگوں کی عقلیں گم کر دیتا۔ ایک بار پھر میرا وہی دور لوٹ آیا تھا جو کبھی بدایوں میں تھا، جب لوگ عقیدت و احترام سے میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ بڑے بڑے اعلیٰ حکام میرے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ پھر حمزات نے مجھے بتایا کہ آپ کا اصل دشمن دلال بزجی ہے۔ دلال بزجی؟ میں حیرت زدہ ہو کر چیخ پڑا اور حمزات کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ پھر تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ابھی اسے سمجھتا ہوں۔ سنیے سنیے، ٹھہریے، حمزات کہتا رہا، لیکن میں اس وقت تک کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے دلال بزجی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ایک زوردار ٹھوکر ماری اور میرا جسم کا توازن بگڑتے بگڑتے رہ گیا، کیونکہ خلاف معمول دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سوچ کر ٹھوکر ماری تھی کہ دروازہ بند ہوگا۔ دلال بزجی آنکھیں بند کیے ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کا جسم کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور تم آ گئے۔ تم نے دلال بزجی کو غلط سمجھا تھا۔ دلال نے جھکنا نہیں جھکانا سیکھا ہے۔ یہ میرا آخری حربہ تھا اور میں طے کر چکا تھا کہ اگر اس میں بھی ناکام رہا۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک اور ہی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دلال بزجی کے جسم سے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا میرے جسم سے لپٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود کسی دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا ہو۔ حمزات! میں چیخا۔ وہ صرف چند ہی لمحے تھے، لیکن ان کی اذیت اور کرب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ حمزات تیزی سے آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے دلال بزجی کا جہنمی جسم مجھ سے جدا ہو چکا تھا۔ مجھے اپنا جسم اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسے دہکتی ہوئی سلاخوں سے داغا جا رہا ہو۔ میں بے ساختہ چیخوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ دلال بزجی کا جسم کمرے کے فرش پر پڑا جل رہا تھا، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ اب تک میں نے اس کی کوئی چیخ نہ سنی۔ حمزات سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا، بس کچھ دیر اور آپ اس عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ جب تک دلال بزجی کا جسم ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اس اذیت سے نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر حمزات دلال بزجی کے سلگتے ہوئے جسم کے قریب پہنچا اور دلال بزجی کے جسم پر اس کا سایہ پڑتے ہی دفتن اس کا جسم بھڑک اٹھا اور اسی لمحے میرے منہ سے پھر چیخ نکل گئی۔ تکلیف و اذیت میرے لیے اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جوں جوں دلال بزجی کا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا، میری جسمانی اذیت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ تکلیف کے ختم ہو جانے کا احساس تھا یا کچھ اور کہ یکبارگی میرا جسم لہرایا اور ذہن پر تاریکیوں کا غبار چھا گیا۔ ہوش آنے پر میرا سب سے پہلا احساس یہ تھا کہ میں سخت مجروح ہوں۔ میرا جسم جگہ جگہ سے بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ میرے قریب ہی حمزات موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دلال بزجی کی گمشدگی کے بعد آپ کا وہاں رہنا آپ کے لیے شکوک و شبہات کا جنم دے سکتا تھا، اس لیے میں آپ کو وہاں سے لے آیا ہوں۔ حمزات نے میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا اب ہم کلکتے میں نہیں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کلکتے ہی میں ہیں۔ آپ ایک غیر آباد مکان میں ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے، حمزات نے جواب دیا۔ تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ میری دلچسپی بڑھ گئی۔ قطعی نہیں، بلکہ دانستہ طور پر کچھ لوگوں نے اسے آسیب زدہ مشہور کر دیا تھا تاکہ یہاں کوئی نہ رہے۔ حمزات کی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اس جگہ محفوظ ہوں۔ پھر مجھے وہ واقعات ایک ایک کر کے یاد آتے گئے۔ دلال بزجی واقعی ایک خطرناک دشمن تھا۔ میں نے حمزات سے سوال کیا، دلال بزجی کی جلی ہوئی لاش کیا ابھی تک اسی کوٹھی میں پڑی ہے؟ نہیں، اسے میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے تاکہ کوئی نئی الجھن کھڑی نہ ہو۔ خیر، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کلکتے سے اب میرا دل بھر گیا ہے، مجھے کہیں اور لے چلو۔ کہاں؟ کہیں بھی، کسی نئے شہر میں، کیوں نہ دہلی ہی چلا جائے، جو آپ کا حکم۔ اور پھر ایک رات میں خاموشی کے ساتھ کلکتے سے دہلی جا پہنچا۔ یہاں پورا 1 مہینہ گزار چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ پر نکالنے شروع کر دیے۔ پھر کچھ ہی دن میں میری شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ مجھے ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے پہچاننے لگے تھے۔ میں نے اب لوگوں کو باقاعدہ اپنا مرید بنانا شروع کر دیا تھا۔ میرا حلقہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ حمزات کی پراسرار قوتوں سے کام لے کر میں لوگوں پر اپنا رعب بناتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی تسکین انا کا سامان کر لیا تھا۔ عقیدت مندوں اور مریدوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ انہی میں جمیلہ بھی تھی۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی، لیکن ابھی تک وہ بے اولاد تھی۔ اسے اولاد کی بے انتہا تمنا تھی، اسی لیے وہ میری مرید ہوئی تھی۔
اس کی شادی کو 15 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن اب تک اولاد سے محروم تھی۔ میں نے لاکھ چاہا کہ جمیلہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دوں، لیکن میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک رات میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے سے اٹھوا لیا۔ جمیلہ بیدار ہوئی تو خود کو میرے مکان میں دیکھ کر سخت حیران زدہ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے پہلو میں سوئی تھی۔ جمیلہ، تجھے اولاد کی شدید خواہش ہے، یہ تو ہمیں بتا چکی ہے۔ اس بات پر حیران نہ ہو کہ تو یہاں کس طرح پہنچ گئی، یہ ہمارے لیے معمولی سی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیری آرزو پوری ہو جائے۔ میں یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ عورت کوئی بھی ہو اور کیسی بھی ہو، مرد کے ان تیوروں کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ جمیلہ بستر پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ نہیں، میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کر سکتی، وہ میرا ارادہ بھانپ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی منت سماجت نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، مجھ پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ میں نئے نئے شکار کرتا رہا، اور دن ہفتوں، ہفتے مہینوں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ دہلی میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خوف و خطر اور پریشانی کے گزار دیا، اور پھر سالوں گزر جانے کے بعد ایک دن میری نظر ایک سجیلے سے نوجوان پر پڑی۔ اس کی عمر مشکل سے 16-17 سال ہوگی۔ نہ جانے میرے دل کے کس گوشے سے ایک دم یہ آواز آئی کہ اب خود میرا بیٹا بھی اسی عمر کا ہوگا، وہ جو رضیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ یوں تو میرے نطف سے نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن رضیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے اس بچے سے مجھے کچھ قدرتی طور پر محبت تھی۔ جب رات کو سونے کے لیے میں لیٹا تو اس کے خیال کو میں اپنے ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ تم رضیہ کو تو نہ بھولے ہو گے؟ میں نے حمزاد کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ آج اچانک آپ کو رضیہ کیوں یاد آ گئی؟ اچھا سمجھا۔ حمزاد میری آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ کیا سمجھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں، حمزاد نے کہا۔ کون ثقافت؟ میں نے الجھ کر کہا۔ اس کا نام ثقافت ہے، وہ جو رضیہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اسی کا ذکر ہے نا؟ ہاں ہاں وہی۔ تو میرے بیٹے کا نام ثقافت ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں، میں صبح آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال آرام کریں۔ حمزاد نے ثقافت کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی تھی کہ وہ نہایت غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسے اپنی ماں اور نامعلوم باپ سے سخت نفرت ہے، جنہوں نے اس کی زندگی میں زہر کھول دیا تھا۔ اسے معاشرے میں کوئی عزت نہ مل سکی، سب اسے ایک حرامی بچے کی حیثیت سے جانتے تھے۔ وہ ہوش سنبھلنے کے بعد اب اس کوشش میں تھا کہ وہ اس منحوس شہر کو چھوڑ دے اور کسی ایسے شہر میں جا کر رہنے لگے جہاں کوئی اسے حرامی بچہ نہ سمجھے، جہاں اسے کوئی نہ پہچانے۔ لیکن اس کی غربت آڑے آ جاتی۔ اس کے نانا نانی اب تک کسی طرح اس کے اخراجات برداشت کرتے رہے تھے۔ ثقافت اس کم عمری کے باوجود ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر تھا بھی کس کا بیٹا، خون کس کا تھا؟ اس کا مزاج یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ثقافت اور اس لڑکی کے درمیان غربت کی دیوار حائل تھی، اسی لیے اس رشتے کے ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، وہ لڑکی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ثقافت کے ہمراہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگنے تک پر آمادہ ہو چکی تھی۔ لیکن میرے علم میں آنے کے بعد اب ایسا ہونا سخت ترین گناہ تھا، کیونکہ ثقافت اس بات سے قطعی نہ آشنا تھا کہ وہ خود اپنی سوتیلی بہن کے بارے میں غلط تصورات رکھتا ہے۔ وردانہ ثقافت کی سوتیلی بہن تھی، اس بات سے اس دنیا میں صرف میں ہی آگاہ تھا، کیونکہ حمزاد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ حمزاد کی اطلاعات کے مطابق وردانہ میرے ہی نطفے سے تھی۔ میں خود بھی پہلی بار یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ میرٹھ کے نواب صاحب کی نوعمر وہ حسین لڑکی نرگس میری بچی کی ماں بن چکی تھی۔ وہ جب حاملہ تھی تو میرٹھ کے نواب صاحب نے رسوائی کے خوف سے اسی دوران بدایوں کے غریب شخص افضال احمد سے اس کا نکاح کرا دیا تھا۔ نکاح میں انہوں نے افضال احمد کو بہت سی جائیداد اور روپیہ بھی دیا تھا تاکہ وہ نرگس کی ناجائز اولاد کا جائز باپ بن سکے۔ افضال احمد سب کچھ جانتے بوجھتے راضی ہو گیا تھا، اور اب افضال احمد کا شمار بدایوں کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ میرٹھ کے نواب صاحب کے فضل سے تھا۔ وردانہ بظاہر افضال احمد کی بیٹی تھی، لیکن دراصل وہ میرا خون تھا، اور ثقافت بھی میرے ہی نطفے سے پیدا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں ان دونوں کا نکاح ایک گناہ عظیم تھا۔ میں لاکھ گناہ گار تھا، لیکن میری روح اس گناہ پر آمادہ نہ ہوئی کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لوں۔ اس سے پہلے کہ دردانہ ثقافت کوئی غلط قدم اٹھا دیں،
मुझे कुछ न कुछ तो करना था। मैं उसी दिन दिल्ली से बधाइयों के लिए रवाना हो गया। मेरे चेहरे पर खासी तब्दीली पैदा हो गई थी। मुझे यकीन था कि मुझे अब कोई बधाइयों में पहचान नहीं पाएगा, और हुआ भी यही। शाम का वक्त हो गया था। चराग रोशन होने लगे थे। हमजाद को एहतियातन मैंने अपने साथ ही रखा था। दफातन एक मोड़ मुड़ते हुए हमजाद ने मुझे मुखातिब किया। वो देखिए, वो उधर, वो घर से निकल रहा है, वही सखावत। मैंने हमजाद की बताई हुई सम्त में देखा। एक खूबरू नौजवान एक मकान की डेवड़ी उबूर करके बाहर आ रहा था। मैं उस जगह रुक गया क्योंकि वो उसी सम्त आ रहा था। फिर जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने उससे कहा, सुनो मियाँ, गालिबन तुम्हारा नाम सखावत है? वो मुझ अजनबी से अपना नाम सुनकर चौंका और हैरत से मुझे देखने लगा। उसके अंदाज में बड़ी मासूमियत और भोलापन था। मुझे अपना अहद जवानी याद आ गया। मेरा जी चाहा कि उसे बढ़कर अपने सीने से लगा लूं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी हैं, क्या तुम वक्त दे सकोगे? चलिए, वो एक तरफ बढ़ते हुए बोला। फिर मैं उसे लेकर बस्ती से कुछ दूर एक पुराने मकबरे पर पहुंच गया। वो मुझे कुछ उलझा उलझा सा दिखाई दे रहा था। मैंने मकबरे की सीढ़ियां पर बैठते हुए पुरसकून लहजे में उसे मुखातिब किया। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश नहीं हो, क्योंकि एक तो तुम इस शहर से बेजार हो, जहां कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखता। इसके कुछ असबाब हैं जिनसे मैं आगाह हूं, लेकिन मैं दानिस्ता उन असबाब का जिक्र करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। दूसरे, तुम गुर्बत का शिकार हो। तीसरे, तुम्हारा दिल किसी के इश्क में गिरफ्तार है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने सखावत की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। फिर वो गला साफ करके बोझल से लहजे में बोला, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और मुझे किस तरह जानते हैं, मगर आपने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। मुमकिन था कि मैं अपनी जिल्लत आमेज ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता, लेकिन किसी ने ऐसा ना होने दिया। उसने मुझे जीने का हौसला दिया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मेरी है। इस दुनिया में सिर्फ वही है जिसने मुझसे नफरत नहीं की। तुम्हारी मुराद वर्ताना से है? सखावत मेरा जुमला सुनकर उछल पड़ा। तो आप उसका नाम भी जानते हैं? न सिर्फ नाम, बल्कि उसके ख़ानदान से भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन खैर, जाने दो, मुझे तुमसे कुछ और बातें भी करनी हैं। तुम मेरी बातों का जवाब देते जाओ। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि मैं तुमसे जो कुछ कहूँगा तुम उस पर अमल करोगे। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा कि अपने मोहसिन और कर्म फरमा की कोई बात न टालूँ। उसका लहजा मजबूत और पुरजोश था। फिर सोच लो, कहीं तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज पर शर्मिंदा न होना पड़े। ये जान लो कि तुम जिस कदर दौलत की ख्वाहिश करोगे तुम्हें फराहम कर दी जाएगी, बल्कि इसका कुछ अमली सबूत मैं तुम्हें इस वक्त भी दे सकता हूँ। ये कहकर मैंने हमजाद को इशारा किया। वो पहले ही तैयार था। चंद लम्हे बाद हमजाद ने उसके सामने रुपयों के ढेर लगा दिए। सखावत हैरत से आंखें फाड़े रुपयों को देख रहा था। अचानक इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए, जबकि अभी कुछ देर पहले ज़मीन का वो हिस्सा खाली था जहाँ उस वक्त रुपयों का ढेर था। ये कुछ भी नहीं है, जितना चाहो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम शहजादों की सी जिंदगी गुजारोगे और लोग तुम्हारी जिंदगी पर रश करेंगे। फिर न जाने किस तरह मेरे मुंह से वो जुमला निकल गया जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। मैंने कहा था, लोग तुम पर रश करेंगे क्योंकि तुम ऐसे ही बाप के बेटे हो। ये जुमला सुनते ही जैसे किसी ने उसकी जख्मी रूह पर ज़र्ब लगा दी हो। वो एकदम उछलकर खड़ा हो गया और मेरे बिल्कुल करीब आ गया। क्या तुम उस कमीना खसलत और हस्ती से वाकिफ़ हो? बोलो, जवाब दो। उस पर जैसे जुनून सवार हो गया। तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम कह चुके हो कि मैं ऐसे ही बाप का बेटा हूं। तुम बोलते क्यों नहीं? उसने मुझे झंझोड़ डाला। सखावत, मेरी आवाज़ भर्रा गई। सुकून से बैठो, जज्बात में ना आओ। मगर मेरे जुमलों पर उसका कोई असर ना हुआ। वो बराबर एक ही रट लगाए रहा। मुझे उसका नाम बता दो जिसने रोज़ अव्वल ही से महरूमियाँ और ज़िल्लतें मेरी तकदीर में करती थीं। बताओ, वो कौन जालिम था, वो कौन सफाक था? मैं उसका नाम जानने के लिए बेचैन हूँ। मैं उसका खून पीने के लिए मुस्तरिफ हूँ। मुझे उससे इंतहाई नफरत है। अचानक इस अजाब से बचने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैं भर्राई हुई आवाज़ में बोला, बेटे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था और आज इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो मर गया? वो पागलों की तरह बुड़बुड़ाया। फिर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाप जिससे उसे सख्त नफरत थी, उसकी मौत की खबर ने उसे रंजीदा और उदास कर दिया था। कुछ देर बाद उसका जी संभला तो मैंने दोबारा कहना शुरू किया,
اپنے مرنے سے پہلے اس نے اپنے سارے راز میرے سینے میں منتقل کر دیے تھے اور مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کر دی تھیں۔ میں انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بمشکل کہا۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں اپنی اولاد کو خود یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں۔